नमस्कार दोस्तों, 25 अप्रैल 2021 के डेली न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पहली न्यूज़ ऑक्सीजन शॉर्टेज को लेके। देखिए, कहीं ना कहीं सरकार ने गुहार लगाई है ग्लोबल रिस्पांस के लिए। यहाँ पे सरकार पूरी दुनिया से मदद मांग रही है व्हेन इट कम्स टू ऑक्सीजन सप्लाई। 4 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक्स को इंडियन एयरफोर्स ने एयर के लिफ्ट किया है सिंगापुर से। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब ने एक अपील पुटअप करी इंटरनेशनली कि इंडिया की ऑन गोइंग कोरोना वायरस में हेल्प करिए। एक बात याद रखिए, यहाँ पे भारत सरकार ने फॉरेन एड को नहीं मांगा है, सिर्फ फॉरेन गवर्नमेंट का फैसिलिटेशन मांगा है। फॉरेन एड का मतलब क्या होता है कि हम एज अ कंट्री दुनिया भर के सामने चिल्ला चिल्ला के भिखमंगों की तरह बोल रहे हैं कि भैया हमें फ्री में ऑक्सीजन दे दो, हमें फ्री में ऑक्सीजन दे दो। ऐसा नहीं है। सरकार ने यहाँ पे बोला है कि आप हमको ऑक्सीजन दो, हम आपको ऑक्सीजन के लिए पैसे पे करेंगे, लेकिन रेगुलेटरी डिलेस को कम कर दो। मतलब कि हमको इमीडिएट बेसिस पे ऑक्सीजन प्रोवाइड करिए। तो सरकारों के सामने इंडियन गवर्नमेंट ने गुहार लगाई है कि आप अपनी कंपनीज को बोल के इमीडिएटली हमारे जहाजों के थ्रू हमारे पास ऑक्सीजन भिजवा दो। किसी भी प्रकार का कोई रेगुलेटरी डिले मत करो, पैसा हम आपको तुरंत पे कर देंगे। इंडियन एम्बेसी इन बर्लिन ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट भी इशू किया है कि जो लोग इंडिया को कॉन्ट्रीब्यूशंस देना चाहते हैं, डोनेशंस देना चाहते हैं, उनको भारत सरकार को कॉन्ट्रीब्यूशन या डोनेशन देने की जरूरत नहीं है। वो इंडियन रेड क्रॉस, जो कि एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि देश में रह के आप कह सकते हो देश के भले के लिए काम करता है, तो इंडियन रेड क्रॉस को आप पैसा भिजवा सकते हो। हम फॉरेन एड नहीं मांग रहे हैं, ठीक है, ना ही हमें फॉरेन एड चाहिए। हम बस फॉरेन गवर्नमेंट से मदद मांग रहे हैं कि अपनी कंपनीज को बोल के जितना जल्दी हो सके ऑक्सीजन सप्लाई हमें अवेलेबल करवा दी जाए, उसका पेमेंट हम कर देंगे। यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो 4 ऑक्सीजन टैंक्स लिफ्ट किए गए हैं सिंगापुर के शांगी एयरपोर्ट से लिफ्ट किए हैं इंडियन एयरफोर्स के C-17 ने। और ये कहाँ पहुंचे हैं? पानागढ़ एयरबेस में पहुंचे हैं, वेस्ट बंगाल में। फाइनली अब हमारी सरकार को ये समझ में आ गया है कि पॉलिटिकल रैली से ज्यादा यहाँ पे ऑक्सीजन टैंक मंगवाना जरूरी है। 80 मेट्रिक टन्स का लिक्विड ऑक्सीजन ऐसा कहा जा रहा है कि सऊदी अरेबिया की एक कंपनी के थ्रू आने वाला है इंडिया में। और ये जो आप कह सकते हो एकदम से पुश आया है, कहीं ना कहीं सरकार बहुत ज़्यादा प्रेशर में है और कहीं ना कहीं लोगों की हालत हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा खराब है। तो एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच का प्रयोग करके किसी प्रकार से इंडिया में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को अब्रॉड से मंगवाने की कोशिश की जा रही है, ताकि सप्लाई चेन्स में कोई भी डिसरप्शन ना हो। और इसके लिए जो हमारे इंडियन फॉरेन सर्विसेज के जो ऑफिसर्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मोबिलाइज किया गया है। तो कल की डेट में आप IFS के ऑफिसर्स बनते हो और इस प्रकार की कोई स्थिति आती है तो सीधे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से आपको फोन आएगा और आप अलग अलग कंपनीज और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ऑफिस में भाग भाग के इंडिया के लिए ऑक्सीजन टैंक्स तोड़ोगे। काफ़ी अच्छी जॉब है ये भी, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है अगर आप निकाल लेते हो। और मैं आपको बता दूं कि IFS इंडियन फॉरेन सर्विसेज निकालना इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज निकालने से ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि IS की फिर भी 90-100 सीटें होती हैं, IFS की गिन चुन के 10 सीटें होती हैं, 10 या 15 सीटें। तो IFS इंडियन फॉरेन सर्विसेज निकालना इज मोर ट्रिकी। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ में न्यूज़ आपको काम आएगी। वीडियो पे लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं। कौन कौन सी टॉपिक से वीडियो बनाता हूँ उसके लिए मेरे चैनल हर्षित द्विवेदी एजुकेशन के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार से जुड़ने की कोशिश करूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस पर्टिकुलर लेक्चर की PDF के लिए, मेरे बाकी लेक्चर्स की नोटिफिकेशन के लिए और PDF के लिए। फिर बात करते हैं बेसिक कस्टम ड्यूटीज एंड हेल्थ सेस ऑन मेडिकल ऑक्सीजन इक्विपमेंट लॉन्च। यहाँ पे देखिए कोरोना का डबल म्यूटेंट वेरिएंट B.1.617 फैल रहा है बहुत तेजी से, और कहीं ना कहीं यहाँ पे मेडिकल ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो एक्सपोनेंशियली एक्सप्लोड हो गई है। और इसकी डिमांड को पूरा करने के लिए सरकार ने यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। एक्चुअली में मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड इंडिया में बहुत ज़्यादा हो गई है नहीं, तो गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि 50,000 टन ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन को इंपोर्ट करेंगे। लेकिन जब मेडिकल ऑक्सीजन को इंडिया में इंपोर्ट किया जाता है तो उसके ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है, हेल्थ सेस लगाया जाता है। तो अगले 3 महीनों के लिए जो भी मेडिकल ऑक्सीजन या फिर मेडिकल ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने वाले जो इक्विपमेंट्स हैं, अगर उसको इंडिया के अंदर इंपोर्ट किया जाता है तो उसके ऊपर कोई भी बेसिक कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी, ना ही उसके ऊपर हेल्थ सेस लगाया जाएगा। सरकार की तरफ से ये एक अच्छा प्लान है। फिर सरकार ने यहाँ पे ये भी प्लान किया कि 162 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जाएंगे। 33 लग चुके हैं मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, उत्तराखंड, गुजरात में। 80 प्लांट्स मई 2021 तक लगने हैं। एस्टिमेटेड कॉस्ट है 201.58 करोड़। 100 प्लांट्स को PM केयर फंड से लगाया जाएगा।
देखिए वैसे तो मैं बता दूं आपको कि सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स की वजह से मेडिकल ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है। मैंने इसके रिस्पेक्ट में एक वीडियो भी बनाई है कि भाई ऑक्सीजन की कमी हो रही है। लेकिन देखिए कोरोना वायरस की सेकेंड वेव आने से पहले इनफ मेडिकल प्लांट्स इंडिया में लग जाने चाहिए। वो अलग बात है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं। मेडिकल प्लांट को लगाया जाता है कॉमर्शियल बेसिस पे। इंडिया से मेडिकल ऑक्सीजन के ज़्यादा एक्सपोर्ट बाहर होता नहीं है। अब बात यह है कि ऑलरेडी हम लोग एक्सेस मेडिकल ऑक्सीजन अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना रहे थे। एकदम से सेकेंड वेव आ गई और हमारे पास मेडिकल ऑक्सीजन की कमी होने लगी। मैंने कुछ दिन पहले वीडियो में बताया था कि 5000 टन की मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है डेली बेसिस पे। हमारे पास प्रोडक्शन कैपेसिटी 7000 टन की है। तो हमारी सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आने के चलते मेडिकल ऑक्सीजन की इंडिया में कमी पड़ रही है। कहीं ना कहीं देश की सरकार की तरफ से और हमारे कॉर्पोरेट्स की तरफ से सही समय पे काम नहीं हुआ। पहले ही ये टारगेट बनाया गया था कि 100 से ज़्यादा मेडिकल ऑक्सीजन के प्लांट्स इंडिया में लगाए जाएंगे, बट वो टारगेट कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं हुआ। उसके दो तीन कारण हैं। एक कारण तो ये है कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस लेवल की कोरोना वायरस की सेकेंड वेव आ जाएगी। दूसरा कारण ये है कि मेडिकल ऑक्सीजन का पोटेंशियल एक्सपोर्ट का इंडिया से बहुत ज़्यादा है नहीं। उसके चलते आप कह सकते हो कि मेडिकल ऑक्सीजन के प्लांट्स नहीं लगाए गए। अब यहाँ पे सरकार कह रही कि इमरजेंसी बेसिस पे हम ये कर देंगे वो कर देंगे। देखिए ऑलरेडी बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी है। तो बेटर तो भी यही रहेगा कि इमीडिएट बेसिस पे इंपोर्ट कर लिया जाए और आगे आने वाले 10-15 दिनों में अगर मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट जितने ज़्यादा लग जाते हैं तो अच्छी बात है। देखिए इस क्राइसिस से कभी ना कभी हम लोग बाहर निकल ही आएंगे, लेकिन तब तक कम से कम जान माल का नुकसान हो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को तो इन्वोक कर ही दिया है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। डिजास्टर मैनेजमेंट इन्वोक करने के साथ साथ इस एक्ट के अंदर की सारी ताकत सरकार को और राज्य सरकारों को मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल लोगों के ऊपर कुछ रेगुलेशंस को इन्फोर्स करके सोशल वैक्सीन को प्रमोट करवाना, इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग व्हीकल्स को इंश्योर करना, ये सब चीज़ों की ताकत मिल जाती है। फिर मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर पहले अगर आपको ऑक्सीजन सिलेंडर्स को ट्रांसपोर्ट करना था तो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अंदर आपको परमिट लेना पड़ता था। अभी ऑक्सीजन सिलेंडर्स को एक स्टेट से दूसरे स्टेट या फिर एक एरिया से दूसरे एरिया तक ले जाने के लिए किसी भी परमिट को लेने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि इंडियन एयरफोर्स ने 4 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक्स को सिंगापुर से एयरलिफ्ट किया है। इंडियन रेलवेज ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई है जिससे देश के एक भाग से दूसरे भाग तक ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। यहाँ पे एक स्टेट का नाम स्पेशली आ रहा है, केरला। केरला में ऑक्सीजन की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा है और वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो कम है। केरला का ऑक्सीजन प्रोडक्शन 199 टन्स पर डे का है, जबकि केरला में रिक्वायरमेंट 35 टन्स पर डे की है। तो केरला रेगुलरली बहुत सी ऑक्सीजन एक्सपोर्ट कर रहा है तमिलनाडु को, कर्नाटका को और गोवा को। जनरल स्टडीज पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ द डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन में न्यूज़ काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज़ है 116 इंडियन डिस्ट्रिक्ट्स रिपोर्टेड जीरो मलेरिया केसेस इन 2020। देखिए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने रिसेंटली ये बोला है कि भाई 116 डिस्ट्रिक्ट्स रही हैं इंडिया में ऐसी 2020 में जहां पे कोई भी मलेरिया का केस रिपोर्ट नहीं हुआ। अब हम बस ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये डाटा सही हो, ये डाटा फर्ज ना हो, चूंकि हेल्थ के फील्ड में, न्यूट्रिशन के फील्ड में, माल न्यूरिशमेंट के फील्ड में अक्सर कर गवर्नमेंट द्वारा दिए गए डाटास को इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स गलत साबित करती हैं। हालांकि यहाँ पे चूंकि सरकारी डाटा है तो हमें अपने आंसर्स में कोट भी कर सकते हैं कि हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा ये बोला गया है कि 2020 में 116 डिस्ट्रिक्ट्स इंडिया में ऐसी थी जहां पे कोई भी मलेरिया का केस नहीं मिला है। आपसे एक सवाल है, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, इंडिया में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कितनी है? फिर देखा जाए तो 2020 में इंडिया ने मलेरिया के डिजीज बर्डन को 84.5% कम किया है और मलेरिया की वजह से होने वाली मौतों को 83.6% यहाँ पे कम किया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये बोलना है कि इंडिया मलेरिया के खिलाफ ये फाइट क्यों जीत पा रहा है, क्योंकि टेक्निकल लीडरशिप इंडिया की इंप्रूव हुई है, रेजुवेनेटेड पॉलिटिकल कमिटमेंट है मलेरिया को हराने का और राइट मिक्स है वेक्टर कंट्रोल मेजर्स का। अगर आप बात करो तो मलेशिया में 2015 में एक ईस्ट एशिया समिट हुई थी और वहां पे एक अलायंस था, मलेरिया एलिमिनेशन रोड मैप ऑफ एशिया पैसिफिक लीडर्स मलेरिया अलायंस। तो इस एशिया पैसिफिक लीडर्स मलेरिया अलायंस का ये जो मलेरिया एलिमिनेशन रोड मैप था, इसको 18 कंट्रीज ने एंडोर्स किया था और इन 18 कंट्रीज में इंडिया भी थी। अब चूंकि इस अलायंस में आपने एक रोड मैप को फॉलो किया है और उस रोड मैप के में अंदर कुछ ऐसी स्ट्रिक्ट कंडीशंस लिखी हुई हैं जिन कंडीशंस को आपको फॉलो करना है।
तो कहीं ना कहीं उन कंडीशंस को, उन प्रोविजंस को इंडिया ने इंप्लीमेंट किया, जिसके चलते हम लोग कहीं ना कहीं मलेरिया के साथ अपनी इस जंग को लड़ पा रहे हैं। ओवरऑल इन लीडर्स ने एग्री किया था कि पूरे एशिया पैसिफिक रीजन से मलेरिया को कंप्लीटली एलिमिनेट कर देंगे बाय 2030। और इसके लिए क्या डोमेस्टिकली कोई लेजिस्लेशन लेके आया है इंडिया? देखिए, इंडिया ने लॉन्च किया था नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन 2016 से लेके 2030, जिसके चलते 2030 तक हम लोग मलेरिया को अपने देश से हटा देंगे। और कहीं ना कहीं जो मलेरिया एलिमिनेशन रोड मैप था एशिया पैसिफिक लीडर्स मलेरिया अलायंस का, ये भी यही बोलता है कि भाई इस पूरे के पूरे रीजन में 2030 तक हम लोग मलेरिया को एलिमिनेट कर देंगे। तो ये जो हमारा नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन है 2016 से लेके 2030, कहीं ना कहीं इस फ्रेमवर्क के अंदर जो स्टेप्स लिए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, उसके चलते ये आउटपुट हमें देखने को मिला है कि 2020 में केवल 116 डिस्ट्रिक्ट थी ऐसी इंडिया में, मतलब 116 डिस्ट्रिक्ट थी ऐसी इंडिया में जहां पे कोई भी मलेरिया का केस देखने को नहीं मिला है। यहां पे बात करते हैं नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन। नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन के 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ऑब्जेक्टिव कि आप मलेरिया को एलिमिनेट करो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 स्टेट से 2022 तक। फिर मलेरिया की इंसिडेंस को आप लेस देन 1 पर 1000 पॉपुलेशन तक लेके जाओ 2024 तक। ये जो इंडिजीनियस ट्रांसमिशन है मलेरिया का, इसको इंटरप्ट करो कैटेगरी 3 स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में 2027 तक। और टू प्रिवेंट री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लोकल मलेरिया नेशनल मलेरिया फ्री स्टेटस। अभी के लिए हमें जो लोकल मलेरिया फ्री स्टेटस हमने देश की बहुत सी जगहों पे एक कह सकते हो कि अचीवमेंट कर रखा है। बहुत सारी जगहों पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिक्लेयर कर रखा है कि हाँ भाई ये रीजन मलेरिया फ्री है, तो वो रीजन मलेरिया फ्री ही रहना चाहिए। और किसी भी हाल में ये जो नेशनल मलेरिया फ्री स्टेटस हमें पाना है 2030 तक, इसकी तरफ हमें अग्रसर रहना है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ में ये न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है आरबीआई एक्सटेंड्स वेज एंड मीन्स क्रेडिट टू सितंबर। अब देखिए यहाँ पे भाई इसके लिए एक अलग वीडियो लगेगी। वेज एंड मीन्स एडवांसेस को आपको समझना पड़ेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वेज एंड मीन्स एडवांसेस के अंदर स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पैसा देता है। अभी के लिए जो पैसे की लिमिट है वो थी 51,560 करोड़। ये जो पैसे की लिमिट थी ये रिसेंटली लैप्स होने वाली थी, इसको सितंबर 2021 तक बढ़ाया गया। ये एक प्रकार की स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी है जिसके चलते जिस हिसाब से भी सरकार द्वारा इश्यू की गई, माने केंद्र सरकार द्वारा इश्यू की गई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में स्टेट गवर्नमेंट ने पैसा लगाया है, उस प्रोपोर्शन के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट आरबीआई की वेज एंड मीन्स एडवांसेस वाली स्कीम से पैसा उठा सकती है 3 महीने के लिए। देखिए, कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमी की फील्ड में ऑर्गेनाइजेशन बोल दीजिए, वो ऑर्गेनाइजेशन केंद्र सरकार भी हो सकती है, वो ऑर्गेनाइजेशन राज्य की सरकार भी हो सकती है। तो चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, ये सरकारें भी मार्केट से पैसा उठाती हैं, ये सरकारें भी मार्केट में पैसा लगाती हैं। मार्केट में पैसा लगाती कैसे हैं? तो अगर राज्य की सरकार के पास कुछ पैसा है तो केंद्र सरकार के ट्रेजरी बिल्स खरीद सकती है। अगर राज्य की सरकार को पैसा उठाना है तो स्टेट डेवलपमेंट लोन्स बैंकों से उठा सकती है लंबे ड्यूरेशन के लिए। तो एक राज्य की सरकार भी मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करती है और मार्केट से पैसा उठाती है। अभी जिस हद तक एक राज्य की सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रखा है, उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से वेज एंड मीन्स मैकेनिज्म के अंदर, ये वेज एंड मीन्स मैकेनिज्म आरबीआई का है जिसके अंदर आरबीआई से पैसा उठा सकती है बैंकें टू टाइड ओवर टेम्पररी मिसमैचेस इन द कैश फ्लो ऑफ द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। आपको मैं बता दूं, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इस प्रकार के जो अलग अलग मैकेनिज्म्स हैं वो बैंकों पे लागू होते हैं, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक पे। उसी प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट्स को भी एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ जो पैसा होता है ना, वो अपने पास रिजर्व में रखना पड़ता है। और कहीं ना कहीं एक स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट बैलेंसेस के मिसमैच को टेम्पररी बेसिस पे सॉल्व करने के लिए ये जो राज्य की सरकारें होती हैं वो आरबीआई से वेज एंड मीन्स एडवांसेस मैकेनिज्म के अंदर पैसा उठा सकती हैं। और इस पैसे को वेज एंड मीन्स एडवांसेस मैकेनिज्म के अंदर 90 दिन के अंदर यानी 3 महीने के अंदर वापस भी करना है। तो वेज एंड मीन्स एडवांसेस के अंदर अगर किसी स्टेट की सरकार ने आरबीआई से पैसा उठाया है तो 90 दिन के अंदर वो पैसा वापस करना है। और वेज एंड मीन्स एडवांसेस के अंदर स्टेट गवर्नमेंट ने आरबीआई से जितना भी पैसा उठाया है उसके ऊपर आरबीआई को रेपो रेट के हिसाब से इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा उस राज्य सरकार को। डब्ल्यूएमओ लिमिट के थोड़ा ऊपर भी राज्य की सरकारें पैसा उठा सकती हैं आरबीआई से, लेकिन ऐसे केसेस में जो इंटरेस्ट रेट है
वो रेपो रेट से थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा पैसा वेज एंड मीज एडवांसेस के अंदर नहीं उठाया जा सकता आरबीआई से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो पहली बात, ये वेज एंड मीज एडवांसेस किस प्रकार से काम करता है, स्टेट गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करती हैं, स्टेट गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पे पैसा उधार उठाती हैं, और किन सरकमस्टांसेस में एग्जैक्टली इन वेज एंड मीज एडवांसेस मैकेनिज्म के थ्रू राज्य की सरकारों को पैसा उठाना पड़ता है, इन तीनों सवालों को मैं एक अलग वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। जनरल स्टडीज पेपर 3 में इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ग्रोथ डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज, सिग्निफिकेंस ऑफ द क्रू 2 मिशन। रिसेंटली 4 एस्ट्रोनॉट्स को फिर से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा गया है फ्लोरिडा से। और यहाँ पे किसने भेजा है इनको स्पेस स्टेशन में, तो भाई वैसे तो नासा भेजता है, लेकिन नासा ने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट दिया था स्पेस एक्स को। नासा और स्पेस एक्स का एक कोलैबोरेशन है जिसका नाम है कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम। कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम को यहाँ पे क्रू 2 बोला गया। तो यहाँ पे स्पेस एक्स का जो क्रू ड्रैगन है, इसके थ्रू भाई कहीं ना कहीं कुछ एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा गया। इस बार जो एस्ट्रोनॉट्स भेजे गए वो केवल नासा के नहीं है, कुछ और स्पेस एजेंसी के। तो 2 एस्ट्रोनॉट्स यहाँ पे नासा के और 2 एस्ट्रोनॉट्स जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए के, यानी एक जाक्सा का, एक ईएसए का, 2 नासा के। तो टोटल 4 एस्ट्रोनॉट्स यहाँ पे ये जो क्रू 2 स्पेस एक्स का क्रू ड्रैगन है, इसके थ्रू उठा के कहाँ भेजे गए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। अभी ये काम पहले नासा भी करता था, लेकिन नासा का क्या बोलना है कि भैया हमें अपनी कैपेबिलिटीज को डीप सी एक्सप्लोरेशन मिशंस में, डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशंस में लगाना है। तो ये जो छोटी मोटी चीजें हैं, अब देखिए ये जो आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ये आता है लोअर अर्थ ऑर्बिट में। अगर आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में जानना है तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो देख लो जाके। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है, कितना पुराना है, कौन से कॉन्सेप्ट पे इसको बनाया गया है। अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो भी साइंटिस्ट भेजे जाते हैं, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में। ये लोअर अर्थ ऑर्बिट क्या है वो भी मैंने आपको यहाँ पे समझा रखी है। तो लोअर अर्थ ऑर्बिट में अगर सैटेलाइट लॉन्च करके नासा बार बार साइंटिस्ट को भेजता रहेगा तो नासा के पास बाकी काम के समय नहीं बचेगा। तो नासा ने बोला कि भाई हम केवल डीप सी एक्सप्लोरेशन मिशंस में इन्वॉल्व होंगे। ये जो लोअर अर्थ ऑर्बिट में आप कह सकते हो एस्ट्रोनॉट्स को भेजने और लाने वाला काम है, ये हम आउटलेट कर देते हैं, सबलेट कर देते हैं। तो किसको दे दिया गया, तो दे दिया गया भाई स्पेस एक्स को या बोइंग जैसी कंपनीज को। यहाँ पे ये जो मिशन में जा रहे हैं, आप कह सकते हो एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, वो वहाँ पे जाके करेंगे क्या क्या, तो माइक्रोग्रेविटी की स्टडी करेंगे, फूड फिजियोलॉजी को स्टडी करेंगे। ये देखेंगे कि भाई जो लोग स्पेस क्रू हैं, जो लोग स्पेस में जाके काम करते हैं, वहाँ पे इम्यून सिस्टम को कैसे अच्छा किया जाए, कैसे डाइटरी इंप्रूवमेंट किया जाए कि जो लोग स्पेस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका इम्यून सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम करे, गट माइक्रोबायोगम का जो मैकेनिज्म है कैसे काम करता है। फिर कहीं ना कहीं टिश्यू चिप्स की भी स्टडी हो रही है स्पेस में। टिश्यू चिप्स क्या होते हैं, ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स का एक छोटा वर्जन है जहाँ पे ह्यूमन सेल्स कुछ उस प्रकार से काम करती हैं जैसे कि वो ह्यूमन बीइंग की बॉडी में करती हैं। तो ये जो चिप्स हैं, टिश्यू चिप्स, ये स्पेस में जिस प्रकार से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगी, इसके बेसिस पे आगे आने वाले समय में नए ड्रग्स किस प्रकार से बनाए जा सकते हैं, नए वैक्सीन किस प्रकार से बनाई जा सकती हैं, इसके ऊपर भी शोध चल रहा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम क्या है, तो कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम ये है कि भाई इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लगातार साइंटिस्ट स्टेशन होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स को पहुंचाना है, यहाँ से बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स को वापस लेके आना है। तो नासा हर मिशन में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, तो कहीं ना कहीं कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से यहाँ पे साइंटिस्ट को भेजने और लाने के लिए कुछ प्राइवेट प्लेयर्स को ये काम आउटलेट दिया जा सकता है, सबलेट किया जा सकता है। तो बोइंग और स्पेस एक्स जैसे कॉमर्शियल पार्टनर्स को यहाँ हायर किया जा रहा है और स्पेस एक्सेस में आप कह सकते हो कि यहाँ पे एक महारत सी हासिल कर रहा है। प्लस इन प्राइवेट कंपनीज को एक इंसेंटिव मिलेगा कि ये डिजाइन करें और बिल्ड करें कॉमर्शियल ऑर्बिटल ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज कॉट्स, जिसके थ्रू लोगों को, एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक लेके जाया जाएगा और वहां से वापस लेके आया जाएगा, ताकि नासा डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशंस पे फोकस करे। स्पेस क्राफ्ट्स और रॉकेट्स जो कि डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशंस करेंगे वहां पे इन्वॉल्व हो, और बोइंग स्पेस एक्स ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में जो एस्ट्रोनॉट्स को ले जाने लाने का काम है वो करें। अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ स्पेस में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है एक अनफॉर्चुनेट न्यूज, इंडोनेशिया से निकल के आ रही है। उनकी एक सबमरीन डूब गई जिसके चलते 53 लोगों की मौत हो गई। इंडोनेशिया की नेवी ने बोला है
कि उनकी एक सबमरीन पहले तो मिसिंग थी, अब उन्होंने बोला कि शायद वो डूब गई है, जिसके चलते 53 लोग जो उसमें थे वो कहीं ना कहीं मौत हो गई है। 200 मीटर तक की गहराई का प्रेशर ये सबमरीन झेल सकती थी। हालांकि ऐसा बोला गया है कि सबमरीन 600 से 700 मीटर की डेप्थ पे चली गई, एकदम से एक्सप्लोड करके ये नहीं टूटी है। तो ये 300 मीटर पे गई तो थोड़ा क्रैक हुई, 400 मीटर पे और क्रैक, 500 मीटर पे और क्रैक, तो ये धीरे धीरे करके क्रैक हुई है। अगर एकदम से क्रैक होती तो एक्सप्लोजन होता और एक्सप्लोजन को सुनार पकड़ता, बट सुनार ने कुछ भी नहीं पकड़ा है। जो यहाँ पे सबमरीन डूबी है उसका नाम है KRI नंगाला। ये जो KRI नंगाला 402 नाम की सबमरीन है, ये जर्मनी द्वारा बिल्ट है। 1981 में इंडोनेशिया ने इसको खरीदा था। 49 क्रू मेंबर्स थे, 3 गनर्स थे और 1 कमांडर थे। सबकी यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मृत्यु हो गई है। ये पता कैसे चला सबमरीन डूब गई? तो एक ऑयल स्लिक और कुछ डेब्रिस मिला है उस साइड के पास जहां पे सबमरीन ने आखिरी बार डाइव किया था, और इस बात का क्लियर प्रूफ है कि KRI नंगाला मिसिंग नहीं है, ये कहीं ना कहीं डूब गई है। और कहीं ना कहीं अब किसी और मैकेनिज्म से इस डेप्थ तक जाके ढूंढने की भी कोशिश की जाएगी इस सबमरीन के पार्ट्स को। नेशनल इंपॉर्टेंस और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के करंट अफेयर्स में न्यूज आपको काम आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।